को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड्स के कुछ बेसिक्स एजम्पशंस और उसके परक्सिट्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने इसके पहले के लेक्चर्स में ये चैप्टर की शुरुआत कर चुकी थी। और ये जो अलाउंसेस हैं, हम ये सारे अलाउंसेस पढ़ चुके थे। ये कई सारे अलाउंसेस जो हैं हमने पढ़ चुके हैं। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, इन सब की एग्जाम्शन लिमिट भी देख ली थी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिले जो वर्क करता है उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तो उसकी एग्जाम्शन लिमिट क्या होती है। फिर देखा था हमने कन्वीनियंस अलाउंसेस। कन्वीनियंस अलाउंसेस में भी हमने इनके एग्जाम्शन देखे थे। फिर अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफ़र। डेली अलाउंसेस के बारे में देख लिया था। हेल्पर अलाउंस देखा था हमने, रिसर्च अलाउंस देखा था, यूनिफॉर्म अलाउंसेस देख चुके थे। फॉरेन अलाउंस देखा था हमने कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फॉरेन अलाउंस दिया जाता है तो उसके लिए फॉरेन अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी अगर अलाउंसेस मिलता है तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। यूपीएससी और मेंबर, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को अगर कोई भी अलाउंस दिया जा रहा है नीचे में से, तो फिर वो सारी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। ये जो नीचे अलाउंसेस हैं सारी। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के कोई एम्प्लॉय को अगर कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है तो वो भी फुल्ली एग्जाम्प्टेड होगा। फिर हमने ये कई सारी चीज़ें एग्जाम्पशंस सारे देख चुके थे। अलाउंसेस हमने लगभग ख़त्म कर लिया था। बॉर्डर एरिया अलाउंस, ट्रैवल एरिया अलाउंस, कंपनसेंट्री फील्ड एरिया अलाउंस, कंपनसेंट्री मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस, ये सब क्या होता है मैंने आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में दे चुके हैं। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, लगभग ये सारा हमारे अलाउंसेस ख़त्म हो चुके थे। ठीक, बात करते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होती है दोस्तों? मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि कोई भी एम्प्लॉय को, जनरली कोई भी एम्प्लॉय जब किसी एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करता है तो उसकी सैलरी से मिले कई टाइप्स के उसको पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स मतलब कई बेनिफिट्स मिलते हैं उसको। बेसिक्स मिलता है उसको, बोनस मिलता है उसको, कमीशंस मिलता है। लगभग हर प्रकार के उसको सैलरी में इंक्लूड होने वाली चीज़ें मिलती है। तो उसमें सैलरी में इंक्लूड होने वाली जो चीज़ें हैं, कुछ फुल्ली टैक्सेबल होती है, कुछ पार्टली टैक्सेबल होती है, कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। हमने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में पूरा पढ़ लिया, हमने पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अलाउंसेस के बाद फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस भी पढ़ लिया। अब फुल अलाउंस के बाद हम लोग को देखना है परक्विजिट्स। ये परक्विजिट्स क्या होती है? परक्विजिट्स का मतलब होता है कि कोई भी फैसिलिटी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसे हम परक्विजिट्स कहते हैं। और उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगी? आपकी कंपनी बियर करेगी। आपको कोई भी पैसे नहीं लगाने हैं अपनी तरफ से, सारे पैसे कंपनी पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ यूअर्स। ठीक है दोस्तों, अलाउंसेस में होता ये था कि कंपनी आपको मनी देती थी, कंपनी आपको पैसा देती थी कि आप वो फैसिलिटी खुद से अवेल करो। लेकिन यहाँ पर परक्विजिट्स में कंपनी आपको वो फैसिलिटी ही प्रोवाइड करके दे रही है इंस्टीड ऑफ मनी। बात समझ आ गई सब लोगों को? तो वो कौन कौन से ऐसे परक्विजिट्स है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट? ठीक है, मतलब आपको कंपनी को कोई पैसे देने नहीं होते, कंपनी आपके बदले वो पेमेंट करती है, तो उसे ही हम परक्विजिट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला पढ़ना है हमें, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। दोस्तों, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन क्या होता है? रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब होता है कि कंपनी आपको रहने के लिए घर दे रही है। हमने अलाउंसेस में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी रेंटेड हाउस पे रहते हो तो कंपनी आपको क्या करती थी? कंपनी आपको हाउस का रेंट देती थी एज एन अलाउंस, तो हम उसे हाउस रेंट अलाउंस कहते थे। और वो जो हाउस रेंट अलाउंसेस था वो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस होने की वजह से हमने उसके एग्जाम्पशन को भी कैलकुलेट करना सीखा था कि किस तरह से एग्जाम्पशन कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि परक्विजिट्स की, तो इसमें मिल रहा है हमें रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब हमें घर मिल रहा है कंपनी की तरफ से। अब कंपनी की तरफ से घर मिल रहा है या किसी और की तरफ से घर मिल रहा है वो आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में, अगर आपको बोला गया है आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, बेसिकली आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आपको
घर दिया जा रहा है रहने के लिए तो कितना टैक्सेबल होगा? कितना टैक्सेबल होगा? जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है पर मंथ आपसे चार्ज करने का, उतना टैक्सेबल होगा। इसे कहते हैं लाइसेंस फीस डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ रूल फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउस शैल बी डीम्ड टू बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मतलब जितना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना टैक्सेबल करना है आपको। रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस का, अनफर्निश्ड हाउस मतलब क्या? अनफर्निश्ड हाउस मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ घर दिया जा रहा है, घर के साथ साथ और कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जैसे कि अनफर्निश्ड हाउस मतलब कि ना आपको उस घर के साथ में कोई फर्नीचर एक्स्ट्रा का एडिशनल दिया जाएगा, सिर्फ घर दिया जाएगा, ईंट पत्थरों की दीवार का, और कुछ भी फैसिलिटी घर में नहीं होगी। बात करते हैं आगे कि अगर आपको अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, वो भी प्राइवेट एम्प्लॉय को, ठीक है। इन अभी हम लोग ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस देखा था। अब अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो और आपको अगर इस तरह का कोई अकोमोडेशन मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो टैक्सेबल कितना करना पड़ेगा आपको? तो भाई यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना ये है कि भाई जो घर है, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, वो ओन्ड कौन करता है? ओन्ड कौन करता है, विच मीन्स कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है, जो फैसिलिटी हमें मिल रही है, ओन बाय कंपनी है, यानी ओन बाय एम्प्लॉयर है, या कंपनी ने उसे हायर की है, कंपनी ने उसे रेंट पे लेकर हमें प्रोवाइड करके दी है, तो इसे हम कहते हैं ओन्ड बाय कंपनी, या तो फिर हायर चार्जेस, या फिर टेकन ऑन हायर और लीज, ओके, या फिर नॉट ओन्ड बाय कंपनी। अगर जो प्रॉपर्टी है वो ओन्ड बाय कंपनी है तो क्या? केस नंबर 1, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है तो किस तरह से टैक्सेबल करना होगा? तो हमें नीचे दिए गए बोला गया है कि 3 कंडीशंस रहेगी, उनमें से जो भी कंडीशन लागू होगी वो टैक्सेबल आ जाएगी। कौन सी कंडीशन है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहली चीज़ दी गई है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या? तो 3 चीज़ें देखनी हमें। सबसे पहली चीज़ कि अगर पॉपुलेशन, जिस सिटी में आपको वो प्रोवाइड किया जा रहा है अकोमोडेशन, जिस सिटी में आपको हाउस दिया जा रहा है, अगर उस सिटी की पॉपुलेशन बोला गया है 25 लाख से ज़्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगी। सैलरी जितनी भी निकलेगी उसका 15% आपको टैक्सेबल करना है। अब सैलरी कितनी निकलेगी? तो इस रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए सैलरी निकालने के लिए कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होगी, वो हम देखेंगे नोट में आगे। नंबर 2, या तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा इफ़ पॉपुलेशन एक्सीज 25 लैक्स। नंबर 2, जिस सिटी में आपको घर दिया जा रहा है उस सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से कम है पर 10 लाख से ज़्यादा है, विच मीन्स 10 से 25 लाख के बीच में है, उस शहर में आपको घर दिया जा रहा है, तो कितना टैक्सेबल होगा? तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, अगर आपको जिस शहर में घर दिया जा रहा है वो शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। और ये कंडीशन लागू होती इफ़ हाउस इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का घर है, आपको घर दिया गया, जिस शहर में घर दिया गया, तो या तो 15% टैक्सेबल होगा, या तो 10% टैक्सेबल होगा, या तो 7.5% टैक्सेबल होगा। 15% कब टैक्सेबल होगा? जब वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। 10% कब टैक्सेबल होगा? जब वहाँ की पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है। और 7.5% कब टैक्सेबल होगा? जब वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ये 3 कंडीशन में से 3 में से कोई भी एक चीज़ देखनी है, कोई भी एक चीज़ टैक्सेबल होगा। तीनों के तीनों एक बार में नहीं लगेगा, कोई भी एक चीज़ लागू होगी यहाँ पर। कंडीशन नंबर 2 कि अगर हाउस प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज या फिर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है, यानी कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो क्या? तो बोला गया है कि जितना भी लीज रेंट कंपनी पेड कर रही है उतना पर मंथ पर एनम, जितना भी कंपनी भर रही है हमारे बदले, या तो उतना, या तो फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, उतना टैक्सेबल होगा। कहा गया है इफ़ हाउस प्रॉपर्टी इज टेकन ऑन लीज और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर द परक्विजिट वैल्यू शैल बी,
कितने का परकिस्ट मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा आपको, या तो लीज रेंट पेड बाय द कंपनी या तो फिर 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल। ओके, अब जैसे हमने देखा 15% ऑफ सैलरी, 10%, 7.5% ऑफ सैलरी, है ना। तो सैलरी में क्या, बेसिकली सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा जितना भी बेसिक पे आपको मिल रहा है वो इंक्लूड किया जाएगा। डियरनेस अलाउंसेस वो भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए, वो इंक्लूड किया जाएगा। और डियरनेस पे अगर क्वेश्चन में रहा तो डियरनेस पे तो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ही होता है, फॉर्मिंग पार्ट ही उसको माना जाता है डियरनेस पे, है ना। डियरनेस अलाउंस में लिखा हुआ होना चाहिए ब्रैकेट में कि ये फॉर्मिंग पार्ट है, तभी डियरनेस अलाउंस को लिया जाएगा। और अगर डियरनेस पे मिल रहा है तो डियरनेस पे के ब्रैकेट में ज़रूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ हो ही वहाँ पर, तो डियरनेस पे ऑलमोस्ट ऑलवेज रिटायरमेंट बेनिफिट ही होता है, उसे हमेशा लेंगे ही लेंगे। बोनस मिलेगा, बोनस भी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। कमीशन मिलेगा, कोई भी प्रकार का कमीशन। ऑल द अदर अलाउंसेस ओनली टैक्सेबल पोर्शन, हर वो अलाउंसेस लेना है हमको, वो भी टैक्सेबल पोर्शन का। जितने भी अलाउंसेस आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे, सारी अलाउंसेस वो भी टैक्सेबलिटी जितनी अमाउंट बाहर आएगी सबको प्लस करना है आपको। और बोला गया है एनी मॉनिटरी पेमेंट विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स बट डज नॉट इंक्लूड, कोई भी अलाउंसेस आपको पेड किया जा रहा हो जो फुल्ली टैक्सेबल हो, पर वो क्या ना हो, वो परक्विजिट ना हो, क्योंकि हम पहली परक्विजिट तो कैलकुलेट कर रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो जो भी अलाउंसेस आपको मिल रहा है वो परक्विजिट नहीं होनी चाहिए। पीएफ नहीं लिया जाता, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं लिया जाता, वो अलग अलाउंसेस, वो अलग परक्विजिट होती है। बेनिफिट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लाइक ग्रेजुटी पेंशन, ये भी नहीं लिया जाता क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो हमें क्या लेना है, केवल और केवल फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस लेने होंगे, और हर वो अलाउंसेस लेने होंगे जो टैक्सेबल पोर्शन जिसका बाहर आया हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे कि अब यहाँ पर कुछ नोट्स दिया गया है। क्या बोला गया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन को लेकर बोला गया है कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट होगा। कब एग्जम्प्ट होगा, जब बोला गया है कि अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया हो एम्प्लॉय वर्किंग एट माइनिंग साइट और ऑन शोर्स ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट। ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स होती है जहाँ पर भाई माइनिंग वाइनिंग का काम होता है, ऐसी जगह पर अगर आपको दिया जा रहा हो रेंट फ्री अकोमोडेशन तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बोला गया इसमें और क्या कि विच इज़ बीइंग ऑफ टेम्पररी नेचर होना चाहिए। भाई जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो भाई कुछ समय के लिए ही होना चाहिए, 1 महीने 2 महीने, है ना। विच इज़ लोकेटेड इन रिमोट एरिया, और वो रिमोट एरिया में भी लोकेट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं करनी पड़ेगी, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन इफ प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल्स इन पार्लियामेंट्स एंड सर्विंग चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी इज टैक्स फ्री परक्विजिट। अगर इनमें से आप कोई भी हो तो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। द वैल्यू सो डिटरमाइंड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेंट इफ एनी पेड बाय द एम्प्लॉय। बोला गया है कि अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया हो और टैक्सेबिलिटी उसकी निकाल ली गई हो कि इतना टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉय अपनी तरफ से एम्प्लॉयर को कुछ पेड करता है पर मंथ या फिर पर एनम, तो उतनी अमाउंट उस टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन से माइनस कर दिया जाएगा। सपोज एग्जांपल, अगर आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन आ रहा है 10,000 रुपये और एम्प्लॉय ने पेड किया एम्प्लॉयर को 1,000 रुपये फॉर द अकोमोडेशन, तो 10,000 माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय किया जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, 9,000 रुपये टैक्सेबल होगा। बात करते हैं आगे। इफ़ एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड एंड रिटेन प्रॉपर्टी एट बोथ द प्लेसेस, बोला गया है कि अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र किया गया है और उसको प्रॉपर्टी दी गई है उसी जगह पे, तो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स for initial period of 90 days shall be determined with reference to only one accommodation। तो बोला गया है
कि उसको जो टैक्सेबिलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक बार के लिए, एक चीज़ के लिए ही मिलेगी, एट द ओपिनियन एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। जैसा भी असेसी को सही लगे या फिर जितनी भी टैक्सेबिलिटी कम निकली हो वैसा। द ईच अदर वन विल बी टैक्स फ्री, हाउ एवर आफ्टर 90 days टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी चार्ज विथ रेफरेंस टू बोथ द अकोमोडेशंस। बोला गया है कि अगर आपको एक साथ 2 अकोमोडेशन मिल रहा है तो उनमें से एक 90 दिन के लिए टैक्स फ्री माना जाएगा और एक टैक्सेबल माना जाएगा। जो भी कम रहा उसे टैक्सेबल करना पड़ता है, और 90 दिन के बाद दोनों को ही फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो पॉइंट है आखिरी वाला, तो ऊपर के सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं लगभग। फिर बात करते हैं कि अभी तक हमें तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिल रहा था। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ घर दिया जा रहा था रहने के लिए, घर के साथ साथ कुछ और नहीं दिया जा रहा था। अब हमें घर के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह दी जा रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो घर तो मिला ही मिला, तो घर की टैक्सेबिलिटी हमने ऊपर देख लिया किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। अब हमें साथ में फर्नीचर भी दिया जा रहा है, तो जितनी भी फर्नीचर की वैल्यू होगी उसके कॉस्ट का 10% हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और उसे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन जो हमने अभी भी ऊपर कैलकुलेट किया उसमें प्लस कर देंगे, तो आ जाएंगी रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू। ठीक है। फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अज्यूमिंग अकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई इन इज फर्निश्ड। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद में हमें उसमें 10% ऐड कर देना होगा, किसका, जो भी फर्नीचर या फिर फिक्सचर हमें मिल रहा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कैलकुलेट करके उस वैल्यू में प्लस कर देंगे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की। फिर बोला गया है, या तो फिर अगर वो जो फर्नीचर या फिर फिक्सचर्स है या फिर जो भी फैसिलिटी हमको एक्स्ट्रा की मिल रही है घर के साथ साथ, वो एम्प्लॉयर का नहीं है, उसने कहीं से हायर किया है, उसने कहीं से रेंट पे लिया है, तो या तो फिर उसकी एक्चुअल रेंटल चार्जेस प्लस कर दो उस वैल्यू में, या तो 10% ऑफ कॉस्ट प्लस करो, या तो रेंटल वैल्यू प्लस कर दो। दोनों में से जो भी कंडीशन रहेगी। तो रेंटल वैल्यू कब रहेगी, जब वो प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर की नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयर की ओन्ड प्रॉपर्टी होगी तो हमको 10% चार्ज करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर की नहीं होगी तो रेंट पे लिया जाएगा, तो रेंटल चार्जेस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर बोला गया है कि इतनी वैल्यू के बाद प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाएगा। और अगर उसमें से एम्प्लॉई अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, या तो फिर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कुछ पैसे रिटर्न कर रहा है, पेड कर रहा है, तो उतने पैसे उस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा। फिर आएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है दोस्तों, दिया गया द वैल्यू सो डिटरमाइन शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ रेंट इफ़ एनी पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कुछ पेड कर रहा है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। बात करते हैं आगे कि अगर आपको अकोमोडेशन दिया जा रहा है किसी होटल में, घर जो मिल रहा था पहले कंपनी का था या तो फिर कंपनी का नहीं था, कंपनी ने रेंट पे ली थी, तो हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा। साथ में आपको फर्नीचर दिया जा रहा था तो भी उसको हम कैलकुलेट करना सीखा। लेकिन अगर आपको कंपनी की तरफ से ना घर मिल रहा है, ना कंपनी आपको रेंट पे प्रोवाइड करके दे रही है, कंपनी आपको कहाँ ठहरा रही है, होटल पे ठहरा रही है। इन केस अगर कंपनी आपको होटल पर ठहराती है, कब ठहराती है, कई सारे वजह हो सकते हैं। या तो आपका ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र वाली कंडीशन नीचे अलग से दी गई है, वो भी देख लेंगे। तो बोला गया है कि अगर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है होटल पे तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी निकलेगी। बोला गया वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से जो भी कम रहेगा उतना टैक्सेबल करना पड़ेगा। कितना, पहला लिखा हुआ है एक्चुअल चार्जेस पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू सच होटल।
जितना भी होटल का चार्ज आता है या तो उतना, या तो फिर 24% ऑफ सैलरी। और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करना हमने ऊपर में देख लिया था। तो या तो 24% ऑफ सैलरी या तो फिर एक्चुअल होटल चार्जेस, दोनों में से जो भी कम रहेगा उतना टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा इन केस ऑफ होटल। नोट में दिया गया है होटल अकोमोडेशन विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इफ, बोला गया है कि होटल पे अगर आपको ठहराया गया हो, आपको होटल में ये फर्निश्ड अकोमोडेशन वाली फैसिलिटी मिल रही है तो टैक्सेबल नहीं होगा। कब टैक्सेबल नहीं होगा? अगर बोला गया इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग एन एग्रीगेट 15 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर। अगर 15 दिन के कोई भी फाइनेंशियल ईयर में आपको 15 दिन तक या फिर 15 दिन से कम होटल अकोमोडेशन मिल रहा हो कंपनी की तरफ से, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। 15 दिन के बाद या फिर 15 दिन से ज़्यादा अगर आप होटल में रह रहे हो और कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करके दे रही है तभी टैक्सेबल होगा। शुरुआत के 15 दिन टैक्सेबल नहीं करने हैं। सच अकोमोडेशन इन होटल इज़ प्रोवाइडेड ऑन एम्प्लॉइज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये जो शुरुआत के 15 दिन टैक्सेबल कब नहीं होंगे? जब आप ट्रांसफ़र कर दिए गए हो तभी आपको ये शुरुआत के 15 दिन वाले कंडीशन लगानी है। ठीक है दोस्त, बात करते हैं आगे। अगर कोई भी अमाउंट पेड किया गया हो, एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी पैसे, कोई भी अमाउंट, कोई भी फीस कंपनी की तरफ से भर दी गई हो, किसके बदले? एम्प्लॉय के बदले, कहीं की भी, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वो। बात करते हैं अगला, मोटर कार। तो ये मोटर कार मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा बहुत अच्छे से, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा बढ़ा के। फिर बात करते हैं कि कोई भी अगर आपको सर्विस मिल रही है कंपनी की तरफ से, जैसे कि डोमेस्टिक सर्वेंट मिल रहा है, स्वीपर मिल रहा है, गार्डनर मिल रहा है, वॉचमैन मिल रहा है, पर्सनल अटेंडेंट मिल रहा है आपको, है ना, आपको घर भी मिल रहा था, आपको घर के साथ साथ ये सब लोग भी मिल रहे हैं, और इन सब की सैलरी कौन पेड करेगा? कंपनी पेड करेगी। तो कितना अब ये काम किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए काम करेंगे, मतलब एम्प्लॉय के लिए काम करेंगे, एम्प्लॉय की देखभाल के लिए रहेंगे सारे, वॉचमैन, स्वीपर, कुक, गार्डनर, पर्सनल अटेंडेंट। तो कितना टैक्सेबल करना पड़ेगा अगर आपको इन सब की फैसिलिटी मिल रही है? तो जितनी इनकी सैलरी कंपनी पेड कर रही है उतना आपकी सैलरी में ये टैक्सेबल होगा। मान के चलो सब लोगों की सैलरी 1000 पर मंथ है, तो आपको उतना टैक्सेबल करना पड़ेगा आपकी सैलरी में। कंपनी पेड कर रही है 1000 इन सब लोगों को। बात करते अगला, सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पस। कंपनी आपको फ्री में गैस की फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रही है, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रही है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे रही है कंपनी। तो बोला गया है कि आपको कितना टैक्सेबल करना पड़ेगा? भाई जितना कंपनी उसका चार्ज पेड कर रही है ना उतना टैक्सेबल करना पड़ेगा, है ना। अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, है ना, इफ़ परचेज बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज। अगर कंपनी ने कहीं से खरीद कर आपके लिए ये फैसिलिटी ला कर दी है तो जितना भी कंपनी पेड करेगी उतना टैक्सेबल करना पड़ेगा आपको पर किसी। अगर ये सब चीज़ें कंपनी खुद बनाती है, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर चार्जेस का, वाटर का बनाने का खुद का प्लांट है, तो कितना टैक्सेबल करेगी? जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा उसको बनाने के लिए उतना कंपनी टैक्सेबल करेगा, उतना आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कि अगर आप कहीं ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जैसे जो बिजली बनाती हो, जो गैस बनाती हो, जो वाटर प्लांट है, वाटर जनरेशन प्लांट है, अगर आप ऐसी कंपनी में जॉब करते हो और कंपनी आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रही है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को ये सब चीज़ बनाने के लिए जितने रुपए लग रहे हैं कंपनी आपको कॉस्ट प्राइस में प्रोवाइड करेगी, ना कि सेलिंग प्राइस में प्रोवाइड करेगी। कंपनी दूसरे लोगों को तो सेल करेगी तो ज़्यादा में सेल करेगी ना, इंक्रीज़ करके सेल करेगी ना, आपको सेल प्राइस में टैक्सेबल नहीं करेगी, आपको कॉस्ट प्राइस में टैक्सेबल करेगी।
सपोज एग्जांपल कि कंपनी को लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए खर्चा आ रहा है 5 रुपये पर यूनिट, और कंपनी उसी इलेक्ट्रिसिटी को मार्केट में सेल कर रही है 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो आपको टैक्सेबिलिटी होगी 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ना कि 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। बात समझ आ गई दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब क्या। अगला, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, ये भी मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। फिर बोला गया है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर इंगेज्ड इन कैरेज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। बोला गया है कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है कंपनी की तरफ से, है ना, और कंपनी ही ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ही है जो पैसेंजर को लाने ले जाने का काम करती हो या तो फिर गुड्स लाने ले जाने का काम करती हो, और कंपनी आपको फ्री में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री में घुमा रही हो, तो कितना टैक्सेबल होगा। तो बोला गया है वैल्यू एट विच सर्विस आर ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द पब्लिक। जितना लोगों के लिए रेट रहता है उतना आपके लिए भी रेट रहेगा, उतनी टिकट के पैसे आपको भी लगेंगे, लेकिन आपको भरने नहीं हैं। अगर आप नहीं भरते हो, आप फ्री में जाते हो, तो जितना नॉर्मली जनरल लोगों से, जनरल पब्लिक से कंपनी चार्ज करती है उतना ही आपके लिए भी टैक्सेबल करेगी। इन केस अगर आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो उसके लिए, तो उतना पैसा आपका माइनस कर दिया जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट रहेगी उसका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बात समझ आ गई दोस्तों? फिर बात करते हैं अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर to effect an insurance on life of employees or to effect a contract for a annuity। बोला गया है कि कंपनी अगर आपके बदले कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी भरती है, किसके बदले? आपके बदले, तो भी वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बात करते हैं आगे। कंपनी आपको इक्विटी शेयर्स देती है, या तो फ्री में इक्विटी शेयर्स देगी या तो फिर आपको कम में इक्विटी शेयर्स देगी। ठीक है दोस्तों? तो अगर कंपनी आपको कम में इक्विटी शेयर्स दे रही है अपनी कंपनी के, तो जितना भी कंपनी ने आपसे कम चार्ज किया है उतना आपके लिए परकेसेस माना जाएगा। मान के चलो कि कंपनी का एक शेयर है 100 रुपये का, और कंपनी ने आपको प्रोवाइड करके दी है 40 रुपये में, तो कंपनी ने कितने रुपए की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करके दी? कितने रुपए कंपनी ने आपसे चार्ज नहीं की? कितने रुपए कम ली आपसे? 60 रुपये पर शेयर कम ली, तो आपके लिए 60 रुपये पर शेयर इज़ टैक्सेबल। बात करते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सुपर एन्युएशन फंड। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बदले इस फंड में कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, भर दे रहा है पैसे आपके बदले, तो कितना टैक्सेबल होगा? बोलता है जितना भी एम्प्लॉयर भर के दे रहा है पैसे उतना टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल इन हैंड ऑफ द एम्प्लॉय टू द एक्सटेंट सच कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स 1,50,000 रुपये। बोला गया है 1,50,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट है, और उससे ज़्यादा अगर भरा गया है सुपर एन्युएशन फंड में कंपनी की तरफ से आपके लिए, तो टैक्सेबल होगा। 1,50,000 तक एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। फिर बोला गया है इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे भी मैं किसी और लेक्चर में कवर करूँगा, अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, लगभग जितने भी टॉपिक अभी छूट रहे हैं। फिर बोला गया है फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन अवेल्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। कंपनी की तरफ से कहीं आप घूमने जाते हो या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर घूमने जाता है, तो बोला गया है कितना टैक्सेबल करना पड़ेगा? तो परक्विजिट वैल्यू शैल बी इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। जितना भी खर्चा कंपनी ने करी है, जितना भी खर्चा कंपनी एम्प्लॉयर ने आपके लिए की है, उतना टैक्सेबल होगा, और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अगर आपसे भी कुछ पैसे रिकवर किए जा रहे हो तो एम्प्लॉई ने कुछ पैसे रिफंड किया तो उतना माइनस कर दिया जाएगा, बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। और बोला गया वेयर सच फैसिलिटी इज़ मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड इज़ नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज़, the value of benefit shall be taken to be the value at which such facilities are offered by other agencies to the public less amount recovered from employee। बोला गया है कि अगर ऐसी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से क्या की जा रही हो,
कंपनी ऑफ़र करती हो, ऐसे ऐसे जैसे होटल का या फिर ट्रैवलिंग टूरिंग का काम कंपनी करती है, तो जनरल पब्लिक से जितना भी चार्ज किया जाता हो उतना आपसे भी टैक्सेबल किया जाएगा, और अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस कर दिया जाएगा। जितना भी एम्प्लॉय पे करेगा कंपनी को उतना माइनस हो जाएगा। बात करते हैं फ्री फूड एंड बेवरेज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। कंपनी अगर आपको फ्री में खाना खिला रही हो तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। हमने देखा था एक अलाउंसेस में, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में आता था लंच एंड डिनर एंड टिफ़िन अलाउंसेस। उसमें क्या होता था, कंपनी आपको हर महीने अलाउंस देती थी, हर महीने पैसे देती थी खाना खाने के। पर यहाँ पर कंपनी आपको खाना खिला रही है, ना कि पैसे दे रही है, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ बोला गया कि फुल्ली टैक्सेबल होता है ये भी, कितना, फ्री मील इन एक्सेस ऑफ 50 रुपये पर मील। बोला गया है कि 50 रुपये पर मील से ज़्यादा, मतलब 50 रुपये से ज़्यादा अगर आपको कंपनी खाना खिला रही हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। जितना 50 से ज़्यादा है, एक्सीडिंग 50 रुपये, है ना। सपोज़ कंपनी आपको खाना खिला रही है 100 रुपये पर थाली वाली, ठीक है, बहुत कम है 100 रुपये पर थाली वाला, पर एग्जांपल देना है मेरे को। तो कहा गया है कि 50 रुपये से ज़्यादा जितना भी है उतना टैक्सेबल होगा, यानी कि 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा पर मील। ओके, 50 रुपये पर मील एग्जेम्प्ट होगा, एक्सीड्स करेगा तो टैक्सेबल होगा, और उसमें से माइनस किया जाएगा अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। अब बोला गया है कि ये जो फ्री मील है ये भी एग्जेम्प्ट होता है कुछ कंडीशन में। तो बोला गया कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको कंपनी टैक्सेबल नहीं करती फ्री मील। तो बोला गया कि फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर इन रिमोट एरिया। अगर रिमोट एरिया में वर्किंग आवर में आपको फ्री मील की फैसिलिटी मिल रही है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। बात करते हैं टी, कॉफ़ी, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, मतलब कोई भी ड्रिंक्स वगैरह, सोडा वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, स्नैक्स, नाश्ता वगैरह, ड्यूरिंग वर्किंग आवर में अगर आपको कोई भी रिफ़्रेशमेंट दिया जा रहा हो, रिफ़्रेशमेंट, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। फिर बोला गया है कि फूड इन ऑफिस प्रेमाइसेस थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल पेड वाउचर्स यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज़ नॉट टैक्सेबल। वही बोला गया है कि अगर आपको कूपन आता है ना, कूपन वगैरह दिया गया हो, लेकिन वो ऑफिस प्रेमाइसेस में ही वर्क करता हो, तो 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज़्यादा टैक्सेबल होगा। बात समझ आ गई दोस्तों। फिर बोला गया है फ्री गिफ्ट और वाउचर और कूपन अगर आपको मिल रहा हो, कोई भी सेरेमोनियल ओकेजन में, आपकी शादी वादी में अगर कंपनी आपको गिफ्ट वगैरह दे रही है या फिर वाउचर वगैरह दे रही है या फिर कूपन दे रही है, तो बोला गया है कि अगर आपको ऐसा कोई भी गिफ्ट मिल रहा है जिसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी काइंड मिल रहा है, कोई भी सामान मिल रहा है गिफ्ट के तौर पे, तो 5,000 रुपये तक सामान पर एनम एग्जेम्प्ट होगा। 5,000 रुपये से ज़्यादा एक साल में अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल। यहाँ सामान की बात चल रही है, 5,000 रुपये तक की कोई घड़ी दे दी गई, कोई सामान मिल गया आपको, तो 5,000 तक साल भर में एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1 रुपये का भी अगर आपको कैश गिफ्ट मिल गया तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो कंपनी अगर आपके बदले क्रेडिट कार्ड का खर्चा कर रही है तो वो भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें से अगर आप कुछ कंपनी को रिटर्न कर रहे हो तो वो माइनस हो जाएगा। बात करते हैं फ्री रिक्रिएशन क्लब की। तो फ्री रिक्रिएशन क्लब मतलब कंपनी आपके बदले कोई भी क्लब की फ़ीस भर रही है तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स क्लब हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, ऐसे क्लब हो गए जहाँ आपके लिए मतलब ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ क्लब, ये सारे फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। यहाँ दिया हुआ यूज़ ऑफ हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब फैसिलिटी। बाकी इसके अलावा कोई भी क्लब में अगर आपकी एंट्री कर रही है, कंपनी पैसे भर रही है, तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं तो वो हम कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।